अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 28 और लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पे जो है वो आप लोग क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 28 और लेक्चर नंबर 28 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है ये जो है हमारा 2 लेक्चर्स के ऊपर जो है वो शायद चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंटिंग एंड असाइनिंग प्रोजेक्ट रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? डॉक्यूमेंटिंग होती है, असाइनिंग प्रोजेक्ट रूल्स होते हैं, या आप इस तरह कह दें कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटिंग होती है, रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं। इसके बाद इसने कहा कि रूल्स क्या होते हैं? रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बी असाइन टू इंडिविजुअल्स और टू ग्रुप। इसने कहा है कि रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को हम असाइन कर सकते हैं, या हम किसी इंडिविजुअल को असाइन कर सकते हैं, या हम किसी ग्रुप को जो है वो असाइन करते हैं ये चीज़ें। इसके बाद इसने कहा कि इंटरनल ग्रुप्स आर ऑफन एसोसिएट विद स्पेसिफिक फंक्शनल डिपार्टमेंट सच एज इंजीनियरिंग मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। इसने कहा कि इंटरनल ग्रुप जो होते हैं उसमें हम उसके हो कुछ ग्रुप्स को जो है ना हम कुछ एसोसिएटेड करते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक फंक्शनल डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं वो एसोसिएट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद उसने कहा कि ऑन मोस्ट प्रोजेक्ट द मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इज डन एज पार्ट ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट फेज। इसने कहा कि मेजोरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग वो यही करती है, वो सबसे पहले जो है वो अपने अर्ली फेजेस पे जो अपने प्रोजेक्ट के फेजेस को जो है वो डन कर लेती है। इसके बाद रहता है इनपुट टू ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। में आप लोगों को पहले भी बता कर आई थी, पीछे भी हमने शायद 23-24 लेक्चर में जो है वो इनपुट्स पढ़े थे। तो अभी भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह आएगा कि इनपुट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऊपर आपके पास ये होगा और आप लोगों ने नीचे आंसर क्या चीज़ लिखना है? प्रोजेक्ट इंटरफेस 1 इसका हो गया। इसके बाद आप लिखने हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट्स लिखने हैं, फिर कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है वो किस में आती हैं? इनपुट्स ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में आते हैं। आगे जो है प्रोजेक्ट इंटरफेस के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं: ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस, टेक्निकल इंटरफेस और इंटरपर्सनल इंटरफेस। इसमें अगर आपके पास प्रोजेक्ट इंटरफेसेस आ रहे हैं तो आपने ये 3 चीज़ें जो है वो लिखनी है। और स्टाफ रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट के वो उठा दे तो आप लोगों ने ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3 जो बुलेट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये जो हैं वो इनपुट हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के। हमें सम टाइम ऐसा समझ ही नहीं आती, क्वेश्चन इस तरह आता है तो हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या चीज़ लिखनी है। तो ये आप लोगों ने ये जैसे लिखा हुआ है 1, और ये सेकंड इसका है और ये थर्ड इसका है, ठीक है। इस तरह जो है वो टूल एंड टेक्निक्स है। तो फर्स्ट टूल एंड टेक्निक्स ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो इस तरह जो है ना वो आप लोग ऐसा करें कि एक पेपर ले लें, उसके ऊपर जो है ना वो आप इस तरह इसे जो है वो याद करें। इसके बाद रहते हैं हमारे पास जो पहला इनपुट्स है वो है प्रोजेक्ट इंटरफेसेस, ठीक है। इसने कहा है कि प्रोजेक्ट इंटरफेसेस को हमने 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। प्रोजेक्ट इंटरफेसेस को पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस आ जाता है, टेक्निकल इंटरफेसेस आ जाता है और इंटरपर्सनल इंटरफेसेस आ जाता है। आपने एक जो है वो हिंट रख लें कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस क्या होगा। सबसे पहले आपने लिखना है कि इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। किन के दरमियान होगा? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के दरमियान। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस होगा, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के दरमियान जो है ना वो हमने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल में क्या होगा? इसमें होगा डिफरेंट डिसिप्लिन, टेक्निकल डिसिप्लिन के जो है ना वो हमने रिलेशनशिप रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद रहते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल। इसमें क्या है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट। जो हमारे पास मुख्तलिफ इंडिविजुअल होते हैं जो वर्क कर रहे थे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना वो हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टाफ रिक्वायरमेंट के दूसरा इनपुट्स हैं। इसमें रहता है स्टाफ रिक्वायरमेंट्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड इन व्हाट ऑफ टाइम। इसने कहा कि स्टाफ रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफाइन करती है कि हमने किस किस्म की हमारी जो काबिलियत होगी जो हमें चाहिए, किस किस्म का हमारा हमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स चाहिए और किस किस्म का मतलब और हमने क्या हमारा टाइम फ्रेम होगा। इसके बाद रहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये पीछे भी लेक्चर में जो मैं पढ़ा कर आई हूँ कंस्ट्रेंट्स का बुक। इसमें जो होते हैं वो लिमिट होती है, यानी कि अगर हम एक प्रोजेक्ट है उसे डिफाइन किया है कि उसके 5 फेजेस होंगे तो इस मीन्स के उसके 5 फेजेस ही हो गए, इससे ज़्यादा वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा नहीं। इसमें जो है
वो लिमिट होती है, तो ये मैं पीछे भी आप लोगों को डिटेल से समझा के आई हूँ, तो बेहतर है कि आप वहाँ से कर लें, इसलिए मैंने ऊपर रिपीट भी लिख दी है। और ये जो है वो आप लोग सिंपली बस इनके नाम कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव ब्रैगिंग एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, एक्सपेक्टेड स्टाफ असाइनमेंट। करने होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये जो उनसे सिर्फ कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन कर ले, इनफ है। इसके बाद रहता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। इसमें देखिए कि फिर आ गया टूल्स और टेक्निक्स आ गया, और पीछे भी मैं 24 लेक्चर में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे कि हम पीछे भी इस तरह की चीज़ें पढ़ के आए और हमारा ये चीज़ें जो है वो मिक्स ना हो। इसमें जो फर्स्ट टूल और तकनीक्स है वो टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस आ गई, और ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी आ गई, और स्टेक होल्डर के एनालिसिस आ गए। ठीक है, अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ऑल दो ईच प्रोजेक्ट इज़ यूनिक, उसने कहा है कि हर प्रोजेक्ट होता है वो यूनिक होता है। मोस्ट प्रोजेक्ट विल रिसेंबल, यानी वो यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। अनदर प्रोजेक्ट टू सम एक्सटेंड, इसका मतलब किसी हद तक। ठीक है, उसने कहा कि एक प्रोजेक्ट है वो दूसरे किसी प्रोजेक्ट के जो साथ जो होता है वो सेम हो सकता है किसी हद तक जो होता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैंने अभी बनाया और एक प्रोजेक्ट मेरा पहला था, तो हो सकता है कि किसी हद तक जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया वो मेरे पीछे वाले प्रोजेक्ट के साथ जो है वो मिलता जुलता हो, लेकिन उसने कहा कि हर प्रोजेक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस। इसने कहा कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव वैरायटी ऑफ पॉलिसीज। उसने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती जो है ना, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, गाइडलाइंस उनकी डिफरेंट होती है। प्रोसीजर दैट कैन हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, जो उनके अंदर प्रोसीजर होते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की मदद करते हैं विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स या मुख्तलिफ लिहाज से जो उनसे ना वो उनकी जो उनसे होती है ना हेल्प कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये जो है वो करनी है, मतलब नाम बस करना है। फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आउटपुट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में इसने कहा है क्या चीज़ें। फर्स्ट आता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, सेकेंड आता है स्टाफ मैनेजमेंट प्लानिंग, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ जाता है थर्ड, फोर्थ आ जाता है सपोर्टिंग डिटेल आ जाता है। ठीक है, बस यही है, इसमें 4 ये हैं। ये भी आप लोगों ने एक सेपरेट पेज पे लिख लें ताकि आप लोगों को वो जो है वो पता चल जाए अगर आपके पास आए कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट्स लिखें। इसमें जी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि प्रोजेक्ट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी असाइन टू अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स ने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर होते हैं, उनको हमने जो उनसे वो साइन करना है प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट के रूल्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमने स्टाफ मैनेजमेंट प्लान आ जाता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, एक रिड्यूस कॉस्ट करते हैं और एक इम्प्रूव मॉरल। ठीक है, स्टाफ रिक्वायरमेंट स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान में 2 चीज़ें आती हैं, रिड्यूस हम कॉस्ट को कम करते हैं और इम्प्रूविंग करते हैं मॉरल। इसमें यह होता है कि हमने ना अपने कॉस्ट को जो होता है जितना हो सके वो हमने कम करना है, और इम्प्रूविंग मॉरल में ये होता है कि हमने जो कम करना है, किनको कम करना है, जो हमारी फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अनसर्टेनिटी आई होती है उसे हमें कम करना होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। क्या होता है इसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइज। इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर हमने एक ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ एक प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डिस्प्ले कराना है, उसकी जो है ग्राफिक डिस्प्ले करवानी है। प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है ना उसको उसकी ग्राफिक डिस्प्ले करवानी है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पॉटिंग डिटेल्स होता है, इसमें क्या स्पॉटिंग डिटेल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग वेरीज बाय एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट साइज ने क्या जो डिटेल्स होती है वो किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की वो वेरीज करती है, एप्लीकेशन का एरिया क्या है और प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है। उसके बाद इसमें स्पोर्टिंग डिटेल में 2 चीज़ें आती हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और ट्रेनिंग की नीड्स, ये 2 आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद आता है स्टाफिंग इक्वेशन। इसमें क्या आता है, स्टाफिंग इज questions involves getting the need human resources assigned to work on working on the assigned to and working on the project। इसने कहा कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जो होती है वो नीडेड होती है, किसको नीड होती है, किसी भी इंडिविजुअल किसी और ग्रुप्स को जो हमने असाइन करना होता है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको हमने जो उनसे ना वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमने असाइन करने होते हैं। इसके बाद आता है स्टाफ इनपुट स्टाफ क्वेश्चन। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान, स्टाफिंग पूल डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेस।
इसके बाद रहता है टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहता है फर्स्ट स्टाफ इक्विजिशन की। पीछे हमने टूल्स और टेक्निक्स पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की, और इसमें है स्टाफ इक्विजिशन क्या रहता है नेगोटिएशन। नेगोटिएशन का आपको पता क्या मतलब होता है? नेगोटिएशन का मतलब होता है दो पार्टीज जब होती है वो आपस में झगड़ा करती है तो थर्ड पार्टी जो आती है वो आके उनकी जो है वो सुलह करवाती है। ये मैं MGT का है, ठीक है, जैसे लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए नेगोटिएशन क्या मतलब होता है। इसमें आ जाता है टूल तकनीक में आ जाता है नेगोटिएशन आ जाता है, प्री असाइनमेंट आ जाते हैं और प्री प्रोक्यूरमेंट आ जाते हैं। प्रोक्यूरमेंट का हम पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट कैन बी यूज टू ऑब्टेन द सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स ने कहा है कि हमने अगर किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से सर्विसेज लेनी हो तब हम इसे यूज़ करते हैं, या किसी ग्रुप या इंडिविजुअल की ऑब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म कर रही है, वो जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है किसी ग्रुप और इंडिविजुअल्स की, उनको हमने मैनेजमेंट करना होता है, उन्हें यूज़ भी करना होता है और बटेन भी करना होता है। आउटपुट्स फ्रॉम स्टाफिंग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट स्टाफ असाइन आ जाता है, प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी आ जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि स्टाफ प्रोजेक्ट इज स्टाफ व्हेन अप्रोप्रिएट, यानी मुनासिब पीपल हैव बीन रिलायबल असाइन टू वर्क। और इसने कहा है कि कुछ जो मुनासिब लोग होते हैं वो इस काबिल एतमाद होते हैं कि उन्हें जो से ना कोई वर्क जो है वो असाइन किया जाए। इसके बाद प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी क्या होता है? इसमें जो क्या है प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी में लिस्टेड होता है ऑल प्रोजेक्ट टीम मेंबर और एंड अदर स्टेक होल्डर। जो प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर हैं और स्टेक होल्डर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। ये दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा, आउटपुट बताएं फ्रॉम स्टाफ इक्वेशन की। ये आगे आप ना भी लिखे तो कोई नहीं, आप लोगों ने ये नाम ज़रूर याद रखनी है कि प्रोजेक्ट स्टाफ असाइनिंग और प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी। इसके बाद आता है टीम डेवलपमेंट। उसने कहा टीम डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर टू कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल एज वेल इनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ द टीम फंक्शनल एज अ टीम। इसने कहा कि इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें दो, एक हमने इनहेंस करना है स्टेक होल्डर की एबिलिटी को जो हमारी कंट्रीब्यूट कर रही होती है किसी भी इंडिविजुअल्स में, और दूसरा हमने इनहेंस करना एबिलिटी टीम की फंक्शन की, जो एज अ टीम जो होता है वो काम कर रही होती है, उसकी एबिलिटी को जो है ना वो हमने इन्हेंस करना मतलब बढ़ाना है। इसके बाद आ जाता है इनपुट्स टू टीम डेवलपमेंट के। इनपुट्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट स्टाफ हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्लान हो जाएगा, स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो जाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हो जाती है और एक्सटर्नल फीडबैक हो जाता है। इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स आ जाते हैं फॉर टीम डेवलपमेंट के। इसमें क्या टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आएगा, जनरल मैनेजमेंट स्किल आएगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम आएगा। नाम आप लोगों ने याद रखना। कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशनशिप भी इसमें आएगा, ट्रेनिंग भी आएगी। इसमें कोरिलेशनशिप का मैं आपको बता दूं, कोलोकेशन का बता दूं, सॉरी, कोलोकेशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट टीम मेंबर इन अ सेम फिजिकल लोकेशन। कहते हैं प्रोजेक्ट टीम मेंबर जो होते हैं वो एक फिजिकल लोकेशन में होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो इन्हेंस कर रहे हैं द एबिलिटी परफॉर्मेंस है, जो टीम की परफॉर्मेंस है उसकी एबिलिटी को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। कोलोकेशन का ये मतलब होता है जहाँ पे तमाम टीम मेंबर एक ही लोकेशन पर, फिजिकल लोकेशन पे हो। थर्ड फिफ्थ वाला हमारे पास ट्रेनिंग आ जाती है। इसके बाद आउटपुट जो है वो बताएं। उसने कहा है कि टीम डेवलपमेंट के, इसने कहा है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएगा, इनपुट्स परफॉर्मिंग अप्रेजल आएगा। इसके बाद है ये फिक्स प्राइजेस, और ये वाला जो हम पीछे लेक्चर में पढ़ा कर आएंगे इसमें भी वही उन्होंने बताया हुआ है, तो आप लोगों ने वो कर लेने हैं। फिक्स प्राइस वाला और कॉस्ट प्राइस वाला, कॉस्ट प्लस और फिक्स प्राइस की जो है ना वो पीछे मैंने आप लोगों को लेक्चर में पढ़ा के आई थी, वो आप लोगों ने कर लेनी है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन भी और MCQ है। SOW का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क। इसमें क्या है? स्टेटमेंट ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रोपोजर एंड द कस्टमर। ये दोनों से दो करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रपोजर और कस्टमर के दरमियान, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, इसकी जो तीन जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखना है। बिजनेस की नीड क्या है, प्रोडक्ट के स्कोप की डिस्क्रिप्शन क्या है और स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये SOW की, वो आप लोगों ने इनके नाम याद रखने हैं। एक तो ये रखना है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं और तीन ये वाली होती है। इसके बाद टेम्पलेट आ जाता है, इसमें कुछ काफ़ी सारे टेम्पलेट है, इसमें से आप लोग जो है वो कोई 5 याद कर लें तो इनफ है। सबसे पहले SOW जो है वो इसका वर्क का स्कोप क्या है, जो वर्क की लोकेशन क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ पीरियड क्या है। पीरियड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, तो पीरियड का इधर मतलब है कि मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या है, परफॉर्मेंस की पीरियड यानी किस
पीरियड में जाके वो जो है वो ख़त्म होगा परफॉर्मेंस। ये इसके बाद डिलीवरेबल शेड्यूल का है, जहाँ पे जब हमने डिलीवर करना है उसको भी शेड्यूल करना है, मतलब हमने किस डेट को जो है वो डिलीवर करना है। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की जो है वो समझ नहीं आती तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।